इजरायल ने गाजा पर बहुत बड़ा हवाई हमला किया है। इजरायल ने शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया है। इजरायल के हमले में गाजा के शरणार्थी शिविर में कई सारे घर तबाह हो गए हैं। ये अपडेट अभी आई है। ये अभी फिलहाल तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप देखिए। बहुत बड़ा हवाई हमला शरणार्थी शिविर के आसपास ही टारगेट किया है। बहुत बड़ा धमाका किया है। आप देखिए शरणार्थी शिविर के पास, वहाँ पर जहाँ सोलार पैनल लगे हैं, कपड़े सूख रहे हैं लोगों के। ये रिहायशी इलाका बताया जाता है, शरणार्थी शिविर है। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही बड़ी स्ट्राइक है। 22 लोगों की मृत्यु हुई है बताया जा रहा है। इजराइल की तरफ से क्यों ये स्ट्राइक किया गया, इजराइल के क्या वहाँ पर दलील है, इसको भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं। अब से 2 दिन पहले दोहा कतर में जाकर के इजराइल ने अटैक किया था, और वो भी हमास के एक बहुत बड़े ग्रुप पर उसका निशाना था, खलील अल हैया। लेकिन उस प्रिसाइज स्ट्राइक के बाद कई सारे अरब देशों ने इसकी पुरजोर निंदा की थी। भारत ने भी कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता पर आघात नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल की दलील रही है कि उन्होंने सिर्फ हमास का सफाया किया और उन व्यक्तियों के पीछे है जिन्होंने अक्टूबर 7 के कृत्य को अंजाम दिया, उसको मास्टरमाइंड किया। लेकिन ये तस्वीरें गाजा से हैं। गाजा फिलहाल अगर आप कहें तो अधिकांश गाजा का जो भाग है वो अब इजरायली सेना के कब्जे में है। ये देखिए प्रिसाइज स्ट्राइक, बहुत ही तीखा स्ट्राइक। आप आवाज़ सुन सकते हैं मिसाइल स्ट्राइक से पहले, और उसके बाद धमाका होता है बहुत बड़ा, और आग की लपटों के साथ साथ धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि उस प्रहार का, इस स्ट्राइक का इम्पैक्ट इतना बड़ा कि आप देखिए रिहायशी इलाके के अंदर खास उस बिल्डिंग पर स्ट्राइक किया गया और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस की तरफ से पोलैंड पर 19 ड्रोन दागने की खबर है, जिसे पोलैंड की सेना ने मार गिराने का दावा किया है। ये पहली बार है जब किसी नेटो देश ने सीधे रूस के ड्रोन पर कार्रवाई की है। पूर्वी पोलैंड के एक गांव में रूस का एक ड्रोन एक मकान पर गिरा, जिससे उस मकान की छत पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहीं अन्य ड्रोन खेतों में जा गिरे हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पोलैंड की सीमा में रूस के ड्रोन की सेंगमारी से वहां की सुरक्षा हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए हैं। और पोलैंड हमेशा से, पिछले 3 साल से, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, कहा है कि पोलैंड भी यूक्रेन रूस की जद में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं पोलैंड एक नेटो देश है, तो क्या नेटो ताकतें अब सक्रिय हो जाएंगी। ये पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जिसके बाद पोलैंड सरकार ने अलर्ट होते हुए आसमान में F-16 और F-35 फाइटर प्लेन को तैनात कर दिया। हालांकि रूस ने पोलैंड में अपने ड्रोन भेजने की घटना से इनकार किया है और दावा किया है कि ये ड्रोन यूक्रेन की तरफ से आए हैं। जानबूझकर यूक्रेन की तरफ से साजिश है कि नेटो देशों को भी रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे उलझा दे। वहीं पोलैंड ने बॉर्डर वाले एयरपोर्ट को बंद किया। बेलारूस और रूस से सटी सीमा का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। पोलैंड के बॉर्डर वाले हवाई क्षेत्र 9 दिसंबर तक के लिए बंद किए जा चुके हैं। वहीं लातविया ने भी बॉर्डर वाले हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया। एयर स्पेस बंद करने का पूरा सीधा इशारा इसी बात पर है कि रूस की कार्रवाई उन बॉर्डर एरियाज पर अब हो सकती है अगले 2-3 महीनों में। जंग के मैदान में एक नया बवंडर आकार ले रहा है। एक ऐसा बारूदी बवंडर जो पूरे यूरोप को तहस नहस कर सकता है। क्योंकि पुतिन की वॉर मशीन ने अपनी दिशा बदल दी है। पोलैंड की सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उसके आसमान में
रूसी ड्रोन बार बार घुसपैठ कर रहे हैं। वॉर्सो से लेकर ल्यूब्लिन तक एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं, रेजिजो जासियोंका एयरपोर्ट, जो यूक्रेन को हथियार और राहत सामग्री पहुंचाने का बड़ा हब है, उसे भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। ये वही एयरपोर्ट है जिसे नेटो का लाइफलाइन कॉरिडोर कहा जाता है। पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस की तरफ से पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है। Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości इस बयान ने तस्वीर साफ कर दी कि मामला अब सिर्फ यूक्रेन बनाम रूस का नहीं रहा। और यही इशारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी किया है। उन्होंने दावा किया कि पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की एंट्री एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्या वजह होगी कि पिछले 3 साल में जो कृत्य रूस ने नहीं किया अब कर रहा है, इस पर वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको इधर एक और तरफ यूरोप में एक और जगह बवाल हो रहा है। फ्रांस में नेपाल की तरह ही फ्रांस भी धधक उठा है। एक ऐसा उबाल जिसने पूरे यूरोप की चूलें हिला दी हैं। आखिर क्यों फ्रांस हिंसा की लपटों से घिर गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नेपाल के बाद फ्रांस में हिंसा का विस्फोट। पेरिस की सड़कों पर दंगाई भीड़ की दहशत। सत्ता विरोध और आंदोलन की आंच से भड़की हिंसा। सड़कों पर धुएं का गुबार, दंगे की लपटों से झुलसता फ्रांस। नेपाल के संकट की तरह यहां भी जनता अपने नेताओं से जवाब मांग रही है। बेरोजगारी, पलायन और टूटी उम्मीदों ने मिलकर ये बारूद तैयार किया। फ्रांस में शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ कारों और इमारतों को नहीं जला रहा, बल्कि सरकार की साख को भी राख बना रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत राजधानी पेरिस से लेकर छोटे शहरों तक फैल चुकी है। नेपाल की तर्ज पर यहाँ भी सवाल गूंज रहा है, जब जनता भूखी और ठगी हुई हो तो लोकतंत्र कितनी देर तक टिक सकता है। पेरिस की सड़कों पर जली कारें, बैरिकेड तोड़ती भीड़ और पुलिस के साथ संघर्ष। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने जैसे ही पद संभालने की तैयारी की, सड़कों पर बगावत फूट पड़ी। ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को ठप कर दिया। ब्लॉक एवरीथिंग कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं, इसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था काम की नहीं रही। इसी आंदोलन के चलते जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, कूड़ेदान जलाए गए और पुलिस पर हमला किया गया। असली वजहें और भी गहरी हैं। महंगाई, बेरोजगारी और प्रवासियों की अनदेखी। लोगों का आरोप है कि सरकार बार बार वादे करती है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। हालात इतने बिगड़े कि पूरे देश में 80,000 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े और सिर्फ पेरिस में 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी नाराजगी अब खुलकर सड़कों पर दिख रही है। जनता का गुस्सा सिर्फ
महंगाई और कटौतियों पर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अस्थिरता पर भी है जिसने 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल दिए। लेकोर्नो की ताजपोशी को भी लोग पुराने सिस्टम की नई पैकिंग मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मैक्रों की नीतियां अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं और आम वर्ग की कमर तोड़ देती हैं। यही वजह है कि वामपंथी संगठनों से लेकर मजदूर संगठनों तक ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। संदेश साफ है, फ्रांस की जनता अब राष्ट्रपति के फैसलों पर भरोसा नहीं कर रही और उनकी कुर्सी पर संकट गहराता जा रहा है।